कशिश ने खुद को आईने में निहारा और आश्वस्त हो गई कि बिल्कुल सही लग रही है। आज के इंटरव्यू के लिए आत्मविश्वास से परिपूर्ण उसके चेहरे पे मुस्कान तैर गई। काले पेंसिल स्कर्ट, सफ़ेद शर्ट एंड काले ब्लेज़र में कशिश सचमुच बेहद खूबसूरत लग रही थी। कॉलेज में भी वो हमेशा अव्वल आती थी, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, खेल कूद प्रतियोगिता हो या वाद विवाद प्रतियोगिता। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। शिक्षकों और विद्यार्थियों में भी सबकी चहेती थी। सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद एक ही कमी थी, उसमें थोड़ी अकड़ू थी। सब आगे पीछे घूमते थे तो स्वाभाविक भी था अकड़ना। कशिश अपनी फाइल ठीक करते हुए सोच रही थी कि पहला इंटरव्यू है तो क्या हुआ, नौकरी तो उसे बड़ी आसानी से मिल जाएगी। उसके सर्टिफिकेट्स हैं ही इतने परफेक्ट कि कोई भी जॉब दे देगा। ऊपर से खूबसूरत भी हूँ। इसी उधेड़ बुन में थी कि उसकी माँ ने आवाज़ दी, कशिश बेटा जल्दी आओ, नाश्ता कर लो वरना देर हो जाएगी और तुम बिना खाए ही भाग जाओगी। कशिश ने जल्दी से अपना बैग उठाया और आ रही हूँ मम्मी चिल्लाती हुई डाइनिंग टेबल की तरफ भागी। मम्मी को देखते ही गले में बाँह डालकर झूल गई और बोली, मम्मी विश करो मुझे ये जॉब मिल जाए। आशा जी ने मुस्कुराते हुए कशिश के सिर पे हाथ फिराते हुए कहा, मेरी गुड़िया ज़रूर मिल जाएगी जॉब। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा ही तुम्हारे साथ है, बस थोड़ा विनम्र रहना और शांति से जवाब देना। कशिश ज़ोर से हंस दी। मम्मी चिंता मत करो, मैं इतनी बुद्धू भी नहीं हूँ। जल्दी नाश्ता निपटा कर कशिश ने पापा को भी बाय बोला और निकल गई। आशा जी ने पति की तरफ चिंता से देखा तो रंजन जी ने कहा, चिंता मत करो, अपनी कशिश बहुत होशियार है, सब अच्छे से मैनेज कर लेगी। कशिश ने टैक्सी बुक की और ऑफिस के लिए निकल गई। इंटरव्यू एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में था। थोड़ी घबराहट तो हो रही थी उसे, पर उसने चेहरे पे झलकने नहीं दिया। आखिर अकड़ू नाम ऐसे ही तो नहीं पड़ा था उसका। ट्रैफिक के कारण कशिश को थोड़ी देर हो गई। ऑफिस तक पहुँचते पहुँचते हड़बड़ी में उसने टैक्सी वाले को पैसे दिए और तेज़ गति से चलती हुई ऑफिस के लॉबी में घुसी। तभी दूसरी तरफ से आते हुए किसी से उसकी ज़ोरदार टक्कर हो गई और फाइल छूटकर नीचे गिर पड़ी। सारे कागज़ बिखरते देखकर कशिश को बहुत तेज़ गुस्सा आया। गुस्से में बड़बड़ाते हुए उसने नज़र उठाकर देखा, सामने एक बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत नौजवान खड़ा था। एक पल को कशिश की नज़र ठहर गई, लेकिन जल्दी ही उसने खुद पे काबू कर लिया और बड़बड़ाना जारी रखा, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं अच्छे कपड़े पहनकर, कोई सभ्य नहीं हो जाता। लड़की देखी नहीं कि जानबूझकर टकरा गए। सामने खड़ा इंसान हतप्रभ था कि खुद तो इतनी हड़बड़ी में चली आ रही थी बिना देखे और मुझे बोले जा रही हैं। उसे देर हो रही थी तो बात आगे ना बढ़ाकर वो लिफ्ट की तरफ चला गया। कशिश का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसको बिना कुछ बोले जाते देखकर ज़ोर से सुनाते हुए कहा, तमीज़ भी नहीं है कि सॉरी बोल कर जाएं। रिसेप्शन पर जाकर उसने अपनी एंट्री की और लिफ्ट की तरफ भागी। बहुत देर हो गई थी उसे। 6वें माले पे लिफ्ट खुलते ही वो तेज़ गति से कपूर एंड सन्स के ऑफिस में रिसेप्शन पर जाकर कहा कि वो इंटरव्यू के लिए आई है। रिसेप्शनिस्ट ने नाम पूछकर चेक किया और कहा, मैडम आप लेट हैं, आपका नाम बुलाया जा चुका है। कशिश को काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई। उसे फिर वो नीचे टकराने वाले पे गुस्सा आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसको परेशान देखकर रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आप जहां बाकी कैंडिडेट्स बैठे हैं बैठ जाइए, सबके इंटरव्यू के बाद में पूछकर आपको भेज दूंगी। कशिश जाकर बैठ गई और इंतज़ार करने लगी। सबसे अंत में उसे बुलाया गया। केबिन में नॉक करके कशिश ने पूछा, मैं आई कम इन सर। सामने 5-6 निदेशक मंडल की टीम बैठी थी इंटरव्यू लेने के लिए। ठीक बीच में बैठे शख्स पे नज़र पड़ते ही कशिश के होश उड़ गए। वो वही था जिससे नीचे टक्कर हुई थी और उसने खूब खरी खोटी सुनाई थी। मन ही मन कशिश ने सोचा, बेटा अब तो तू गई, अब तो किसी हाल में ये जॉब नहीं मिलने वाली है। तभी किसी ने कहा, प्लीज़ कम इन हैव ए सीट। कशिश ने खुद को संयत किया और बैठ गई। जिस शख्स से वो टकराई थी उसके आगे चेयरमैन राहुल कपूर का नेम प्लेट रखा था।
मन में जितनी भी उथल पुथल हो, कशिश ने सबके सवालों के जवाब बहुत शांति से दिए। निदेशक मंडल ने उसकी फाइल देखी और कहा, आप कृपया बाहर इंतज़ार करिए, आपको थोड़ी देर में सूचित किया जाएगा। कशिश बाहर आकर बैठ गई। उसे यकीन हो गया था कि ये जॉब तो उसे मिलने से रही, आज का दिन ही खराब है। टकराई भी तो कंपनी के मालिक से। तभी रिसेप्शनिस्ट ने आकर कहा कि उसे मार्केटिंग सलाहकार के पद पर नियुक्त कर लिया गया है और नियुक्त पत्र उसके हाथ में देते हुए आगे कहा कि कल से वो ज्वाइन कर सकती है। आश्चर्य और खुशी का मिला जुला भाव कशिश के चेहरे पे आया। उसने थैंक यू कहा और नियुक्ति पत्र लेकर घर के लिए निकल पड़ी। टैक्सी में बैठते ही उसने आशा जी को अपनी नियुक्ति की जानकारी दी तो उनके भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर आकर कशिश ने एक एक बात विस्तार से बताया तो मम्मी ने कहा, इसीलिए बोलती हूँ, थोड़ा गुस्से पे काबू रखा कर बेटा। लगता है राहुल कपूर बहुत बड़ा सज्जन है, तभी तुम्हें जॉब मिल गई, कोई और होता तो बिल्कुल नहीं रखता। कशिश ने इतराते हुए कहा, अरे वाह, कैसे नहीं रखता, मेरे सर्टिफिकेट्स किस दिन काम आते। रात को सोते समय कशिश ने सोचा, गलती तो मेरी ही थी, मैं ही हड़बड़ी में भागी जा रही थी और टकरा गई, ऊपर से इतना सुना भी दिया। कल मौका देखकर सॉरी बोल दूंगी। सब सोचते हुए कशिश को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह माँ की आवाज़ पर आँख खुली तो जगा रही थी, उठो कशिश, आज पहले दिन ही लेट मत होना, जल्दी उठो। आवाज़ सुनते ही कशिश हड़बड़ा कर उठ बैठी। वो तो इतनी गहरी नींद में थी कि भूल ही गई थी कि आज उसे ऑफिस ज्वाइन करना था। बिस्तर से कूदी और सीधा बाथरूम में घुस गई। उसकी इस हालत को देखते हुए आशा जी हंस दी, ये नहीं सुधरेगी, और नाश्ता बनाने चली गई। ऑफिस में आज कशिश का पहला दिन था। कशिश को सबसे मिलने और काम समझने में ही पूरा दिन चला गया। मौका भी नहीं मिला कि राहुल सर से सॉरी बोल सके। संयोग से उसकी डेस्क राहुल सर के कैबिन के ठीक सामने थी। कांच की दीवार थी तो बार बार कशिश की नज़र उधर चली जा रही थी। राहुल की नज़र भी पड़ी तो वो उठा और उसने पर्दा खींच दिया। ये देख करना चाहते हुए भी बड़बड़ाहट कशिश के मुंह से निकल ही गई। समझता क्या है ये बंदा खुद को, आज तक किसी ने मुझे इस तरह इग्नोर नहीं किया है। ऑफिस में रोज़ आमना सामना हो ही जाता था कशिश और राहुल का, पर काम के अलावा कभी राहुल कोई और बात नहीं करता था। कशिश रोज़ कोशिश करती सॉरी बोलने का, पर जबान तालू से चिपक जाती थी। ऑफिस में नीलिमा से अच्छी दोस्ती हो गई थी कशिश की, दोनों साथ ही लंच करती थी। एक दिन कशिश ने पूछ ही लिया, ये राहुल सर ऐसे ही हैं क्या? कभी चेहरे पे मुस्कान नहीं होती, हमेशा इस काम में ही डूबे रहते हैं। नीलिमा ने कहा, वो 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, हमेशा राहुल सर को ऐसे ही देखा है, गंभीर। पता नहीं ये बंदा जोक्स पर भी हंसता है या ऐसे ही रहता है। इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। आज कशिश का जन्मदिन था। आशा जी ने पूरे ऑफिस के लिए गुलाब जामुन बना कर दिए और कहा, बेटा मेरी तरफ से सबका मुंह मीठा करवाना। कशिश ने साड़ी पहनी थी, पीली शिफॉन की साड़ी, और पीली बिंदी में गजब की खूबसूरत लग रही थी। देखते ही नीलिमा ने कहा, कहाँ बिजली गिराने का इरादा है मैडम? सुनकर कशिश मुस्कुरा दी और एक गुलाब जामुन उसके मुंह में ठूंस दिया। लंच टाइम में नीलिमा ने सबको गुलाब जामुन खिलाया और बताया कि आज उसका जन्मदिन है। सबकी सलाह पर कि बॉस को भी खिलाओ। कशिश राहुल सर के कैबिन में गई। दिल में एक चोर था तो धड़कन भी बढ़ी हुई थी। नॉक करने की आवाज़ पर राहुल ने कहा, प्लीज़ कम इन। कशिश अंदर आई तो राहुल अपने डेस्क पर सिर झुकाए काम में व्यस्त था। कशिश ने गला साफ किया और धीरे आवाज़ में कहा, सर। उसकी आवाज़ पर राहुल ने नज़र उठाया तो कुछ पल देखता ही रह गया। पीली शिफॉन की साड़ी में कशिश भला की खूबसूरत लग रही थी। फिर खुद को कंट्रोल करने के लिए नज़र नीचे कर ली और पूछा, कहिए क्या काम है? सर आज मेरा बर्थडे है, माँ के हाथों का गुलाब जामुन सबके लिए लाई थी, आपके लिए भी। कशिश ने कहा। बिना सर ऊपर किए राहुल ने कहा, आप यहाँ टेबल पर रख दीजिए, खा लूँगा।
कशिश को गुस्सा आया, मन ही मन बोली, खड़ूस कहीं का, जन्मदिन की शुभकामना भी नहीं दे सकता। मेरा बस चले तो ले जाऊं गुलाब जामुन, वापस दूं ही नहीं इसको। खैर चल कशिश, बॉस से पंगे लेना ठीक नहीं, रख दे टेबल पे गुलाब जामुन। जैसे ही वो बढ़ी टेबल की तरफ, कैबिन में पीछे कारपेट में उसका पाँव फंस गया, संभल नहीं पाई और गुलाब जामुन लिए राहुल पर गिर पड़ी। डब्बा खुला, राहुल सिर से पाँव तक रस से नहा गया। आज तो बेटा तुम्हारी खैर नहीं, बोलती हुई कशिश ने अपना माथा पीट लिया। राहुल को गुस्सा तो आया, लेकिन कशिश का बोला ये वाक्य सुनते ही चेहरे पे मुस्कान आ गई, जिसे छुपाते हुए कहा, बहुत निराला अंदाज है आपको गुलाब जामुन खिलाने का। हो गया हो तो क्या मेरे ऊपर से हटने का कष्ट करेंगी? कशिश हड़बड़ा कर उठी और बोली, वेरी वेरी सॉरी सर, प्लीज़ कपड़े उतार दीजिए, मैं साफ़ कर देती हूँ। राहुल ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या बोल रही हैं आप? सोचती नहीं बोलने के पहले क्या? कशिश ने दांतों के बीच अपनी जीभ दबाई और नाक सिकोड़ दिए, जैसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो उसे, और सर पर हाथ दे मारा, वो भी गुलाब जामुन वाला। कशिश जल्दी से वहाँ से भागी, फिर पलटी और सॉरी बोला। पूछा घर जा सकती हूँ, कपड़े ख़राब हो गए हैं, राहुल ने कहा। चलिए छोड़ देता हूँ आपको भी, मुझे भी घर जाना पड़ेगा, काम करने लायक तो छोड़ा नहीं आपने। भले ही राहुल गंभीर बना हुआ था, लेकिन मन ही मन कशिश की नादानी और भोले चेहरे पर हंसी आ रही थी। दोनों कैबिन से बाहर निकले तो सभी आश्चर्य से देखकर दबे होठों से मुस्कुरा रहे थे, खासकर नीलिमा। कार में बैठकर भी कशिश चोर नज़रों से राहुल को बार बार देख रही थी। राहुल ने चोरी पकड़ ली और बोला, अब क्या कुछ और बच गया है करने का, जो मेरी तरफ देखकर ख्याली पुलाव पका रही हैं? कशिश के मुंह से हल्की आवाज़ निकली, अయ్यो, और वो दांतों तले जीभ दबाकर बाहर देखने लगी। कशिश का घर आ गया था। उतरकर उसने राहुल की तरफ देखा और कान पकड़ते हुए सॉरी बोलकर भाग गई। राहुल मुस्कुरा उठा, बुद्धू। घर आकर कशिश अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। ऑफिस में जो हुआ याद करके खुद ही अपना सिर पीट लिया। तू भी ना कशिश। सुबह ऑफिस में मीटिंग थी। राहुल एक नए बिजनेस में हाथ डालना चाह रहा था। ये मीटिंग उसी के बारे में थी। तमाम ब्रांड थे उनकी कंपनी की मार्केट में, और अब वो साड़ी के क्षेत्र में भी उतरना चाहता था। राहुल सभी को अपनी बात समझा रहे थे कि वो क्या और कैसे चाहते हैं, साड़ी की डिजाइनिंग से लेकर उसकी प्रोडक्शन, मार्केटिंग आदि। पर कशिश का ध्यान तो बस राहुल पर था, उनकी बातों पर नहीं। देखते देखते खो गई थी अपने सपनों में। राहुल ने जब कहा, मिस कशिश, मार्केटिंग आप देखेंगी, तो भी कशिश को कुछ सुनाई नहीं दिया। मिस कशिश, इस बार राहुल ने थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहा तो कशिश हड़बड़ा गई। हाँ यस सर, मार्केटिंग पूरी तरह से आप देखेंगी। राहुल ने अपनी बात दोहराई। जी सर बिल्कुल, आप चिंता मत करिए, कशिश ने छोटे बच्चे जैसे जल्दी जल्दी सिर हिलाते हुए कहा तो राहुल के होठों पे हल्की मुस्कान आ गई, जिसे वो सबसे छिपा गया। उस दिन के बाद से साड़ी के सैंपल्स बनकर आ गए। सॉरी, 10 दिन बाद। दोस्तों मेरी आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, इसलिए अच्छे दिखाई कम पड़ते हैं। 10 दिन बाद साड़ी के सैंपल बनकर आ गए। पियून राकेश ने आकर कशिश को कहा कि राहुल सर कैबिन में बुला रहे हैं। वहाँ साड़ी के सैंपल रखे हुए थे। बहुत ही खूबसूरत रंग और डिज़ाइन थी। राहुल ने कहा, मिस कशिश, आपने कुछ सोचा है कि कैसे मार्केटिंग करनी है? इस तरह प्लान करिए कि साड़ियाँ मार्केट में आते ही छा जाएं, हाथों हाथ बिक जाएं। जी सर, मैंने सोचा है हम इन साड़ियों के साथ एक अच्छी सी ऐड शूट करेंगे, किसी बड़ी मॉडल के साथ, और पूरे शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स एंड कटआउट लगवाएंगे। साथ में टीवी और सोशल मीडिया पर भी इसका ऐड देंगे। कशिश एक सांस में बोल गई, ओके, साउंड गुड, ठीक है, फिर आप तैयारी शुरू कर दीजिए। राहुल ने कहा, पर सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। राहुल कशिश की तरफ देखता है। सर, आई एम एड
हम ऐड की शूटिंग सी बीच पर करेंगे, कशिश ने कहा। वाट, बीच पर साड़ी पहनकर कौन जाता है मिस कशिश? राहुल ने आश्चर्य से कहा। वही तो सर, कोई नहीं जाता। हम कुछ अलग हम कुछ अलग करेंगे, बिलीव मी सर, कशिश ने चहकते हुए कहा। ओके ठीक है, फिर तुम अपने तरीके से देख लो और तैयारी कर लो। ऑफिस से जो मदद चाहिए मैनेजर से उसे ले लेना, राहुल ने कहा। ओके सर। चहकती हुई कशिश चली गई। राहुल मुस्कुरा उठा जब उसने कशिश को पीली साड़ी में देखा था। तभी साड़ी का आइडिया आया था। राहुल ने तो सोच भी लिया था ब्रांड नेम वो कशिश ही रखेगा। वो उसे बहुत प्यारी लगने लगी थी, लेकिन वो कभी अपनी फीलिंग दिखाना नहीं चाहता था, इसीलिए हमेशा गंभीर बना रहता था। कशिश लग गई थी तैयारियों में। लोकेशन उसने मुंबई से 5-6 घंटे की दूरी पर कासिद बीच चुना था। मॉडल से बात हो गई, बाकी भी सारी तैयारी कर ली गई थी। मैनेजमेंट टीम को भी शूटिंग से रिलेटेड सारी डिमांड बता दी। अगले सोमवार को कासिद बीच जाने का प्लान बन चुका था। एक बस अरेंज की गई और उसमें ही शूटिंग से रिलेटेड स्टाफ जाने वाले थे। मॉडल आंचल सक्सेना अपनी साड़ी से आने वाली थी, अपनी गाड़ी से आने वाली थी। उनको लोकेशन और दिन की जानकारी दे दी गई थी। रविवार की शाम को कशिश के फ़ोन पे रिंग हुआ। राहुल सर का नाम पढ़ते ही उसने झट से फ़ोन उठा लिया। जी सर बोलिए। राहुल की वही चिर परिचित गंभीर आवाज़ आई। मिस कशिश, कल सुबह मैं आपको घर से पिक कर लूँगा, सुबह 5 बजे रेडी रहिएगा, कशिश ने कहा। सर आप क्यों परेशान होते हैं, मैं नीलिमा के साथ बस से ही चली आऊँगी, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आप नीलिमा को रात में ही घर पर बुला लीजिए, दोनों चल सकती हैं मेरी कार में, बोलकर राहुल ने फ़ोन काट दिया। इधर खुशी से कशिश उछल पड़ी। वाह, इतना भी खड़ूस नहीं है बॉस, अब मज़ा आएगा, आराम से जाऊंगी और उसका साथ भी रहेगा। क्या पता मेरे दिल की बात उस तक भी पहुंच जाए। झट से नीलिमा को फ़ोन लगाती। सुन, तो अभी मेरे घर आ जा, रात यहीं रुकना और सुबह राहुल सर के साथ कार में जाना। नीलिमा ने ये सुनते ही कहा। क्या बात है मैडम, आपकी तो लगता है निकल पड़ी, और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। नीलिमा कशिश के घर आ गई थी। सुबह 4 बजे का अलार्म लगाकर दोनों जल्दी ही सो गई। ठीक 5 बजे कशिश के फ़ोन पे राहुल का कॉल आया कि मैं बिल्डिंग के नीचे आ गया हूँ। तैयार तो दोनों हो चुकी थी। फटाफट अपना अपना बैग उठाया और नीचे आ गई। कशिश मन में बोलती जा रही थी, खड़ूस, टाइम का भी इतना पक्का है, मानना पड़ेगा। नीचे आई तो कार ठीक गेट के सामने खड़ी थी। आगे ड्राइवर था और राहुल पीछे बैठा था। नीलिमा कशिश के मनोभाव से अच्छी तरह परिचित थी, सो आँख मारते हुए झट से आगे की सीट पर बैठ गई। कशिश को नीलिमा की इस हरकत पर हंसी आ गई। किसी तरह अपने होठों को सिकोड़ा और हंसी को कंट्रोल करती हुई पीछे की सीट पर बैठ गई। गुड मॉर्निंग सर, कशिश ने कहा तो नीलिमा ने भी झट से पीछे मुड़कर गुड मॉर्निंग सर कहा। राहुल कशिश को देख रहा था। हल्की गुलाबी सूट और गीले बालों में वो बिल्कुल सुबह की अनछुई ओस सी लग रही थी। राहुल को यूं देखते हुए कशिश की नज़र सर में से झुक गई। राहुल ने भी चेहरा घुमा लिया और ड्राइवर से बोला, चलो। उजाला अभी फैला नहीं था, मौसम सुहाना लग रहा था। कशिश ने पूछकर कार का शीशा खोल लिया। उसे ठंडी हवा को यूं चलती गाड़ी से चेहरे पे महसूस करना अच्छा लगता था। अभी भी वो यही कर रही थी। चेहरा खिड़की से थोड़ा बाहर और आंख बंद करके एक लंबी सांस ली और सारी ठंडक खुद में भर लेना चाहती थी। हवा से उसके बाल बार बार चेहरे पे आ रहे थे, जिसको वो धीरे से हटा देती थी। राहुल जैसे सब भूल गया था कि वो कहाँ है, कौन है, बस एकटक कशिश को देख रहा था। और ऐसा कहते हुए नीलिमा सामने लगे शीशे से राहुल को देख रही थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अचानक कशिश ने खुद को अंदर किया तो राहुल को फिर से अपनी तरफ देखते हुए पाया। झेंप कर राहुल ने चेहरा घुमा लिया। तब तक नीलिमा ने रेडियो ऑन कर दिया। गाना बज उठा। मैं बावरी हूँ तेरी, तू जान है ना मेरी, बस प्यार ही है मांगा, किस बात की है देरी।
इस गाने से कशिश के दिल में हलचल मच गई। उसने सामने के शीशे में देखा तो नीलिमा भी उसे ही देख रही थी और मुस्कुराते हुए फिर से आंख मारी। कशिश शर्मा कर फिर से बाहर की तरफ देखने लगी। नीलिमा ने फिर चैनल चेंज किया तो पुराने गाने चल पड़े। कार अपनी रफ्तार से चल रही थी। आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मन ही मन बहुत बातें हो रही थी। उस पर से रेडियो में बजता रोमांटिक गाना सपनों को उड़ान भरने में भी बहुत सहयोग कर रहा था। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं। इन सब गानों में खोई हुई कशिश को कब नींद के झोंके ने आ घेरा, कुछ पता ही नहीं चला। गाड़ी हिलने के कारण वो लुढ़क कर राहुल के कंधे पर टिक गई थी। उसके बालों से आती हुई खुशबू राहुल को मदहोश कर रही थी। एक लट बार बार कशिश के चेहरे को छू रही थी। राहुल ने चाहा उसे हटा दे, हाथ भी बढ़ाया पर संकोच से फिर पीछे कर लिया। उस बाल से हो रही गुदगुदी से कशिश भी कभी कुनमुना जाती। आखिर हिम्मत करके राहुल ने हौले से उसके बालों को हटा दिया। चेहरा इतना मासूम लग रहा था कि रोक नहीं पाया खुद को और उसके चेहरे पर बहुत हौले से अपनी उंगलियां फिरा दी। कशिश तभी मुस्कुरा दी। शायद वो कोई सपना देख रही थी। सामने नीलिमा भी सीट पे सिर लगाकर सो गई थी। बस राहुल की आंख में नींद नहीं थी। नींद में सोई हुई कशिश का मासूम चेहरा ही देखता रहा। 11 बजे के करीब वो लोग कासिद बीच रिजॉर्ट पहुंच गए। गाड़ी रुकते ही कशिश की आंख खुल गई। उसने खुद को राहुल के कंधे पर पाया तो हड़बड़ाकर अलग हो गई। बस भी पहुंच चुकी थी। सब सामान उतारा जा चुका था। सबने पहले तो ब्रंच लिया, फिर सूट की तैयारी में लग गए। कशिश रिजॉर्ट के लॉबी में परेशान सी चहलकदमी कर रही थी। तभी घड़ी देखती, कभी मोबाइल। नीलिमा ने पूछा, क्या हुआ? कशिश ने कहा, देखना, अभी तक मॉडल आंचल सक्सेना आई नहीं है। 1 घंटे पहले फ़ोन किया तो बोली रास्ते में है और अब तक नहीं पहुंची। सनसेट के साथ शूट करना है, कहीं देर ना हो जाए। तो एक बार फिर से फ़ोन लगा। नीलिमा ने कहा, रिंग तो हो रहा है लेकिन उठा नहीं रही। फिर से लगा। नीलिमा ने जोर दिया। कशिश फिर फ़ोन करती है तो फ़ोन उठा लिया जाता है। कशिश हड़बड़ा के पूछती है, कहाँ हैं आप आंचल जी? दोपहर हो गई। कशिश जी, मैं नहीं आ सकूँगी, कुछ इमरजेंसी आ गई है, मैं वापस मुंबई लौट रही हूँ, बोलकर फ़ोन कट कर दिया आंचल जी ने। कशिश ने सिर पीट लिया। अब वो क्या करे? नीलिमा सारा सेटअप लग चुका। शूटिंग कैंसिल करेंगे तो बहुत पैसे बर्बाद हो जाएंगे। नीलिमा भी सोच में पड़ गई थी। चल, सर को बताना ही पड़ेगा, कशिश ने कहा और दोनों राहुल की तरफ चली गई। सर, एक प्रॉब्लम हो गई है। कशिश की आवाज़ पर राहुल ने प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। आंचल सक्सेना नहीं आ पाएंगी, उनके घर में कोई इमरजेंसी आ गई है, कशिश ने डरते हुए कहा। राहुल 2 मिनट सोचने के बाद बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सूट आप खुद पूरा कीजिए मिस कशिश। सर कैसे? क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ नहीं समझ आया। बिना मॉडल के कैसे सूट पूरा करूं? कशिश पूछ रही थी। आप खुद मॉडल बन जाएं, साड़ी आप पर भी बहुत अच्छी लगती है, राहुल ने कहा और वहाँ से चला गया। कशिश आश्चर्य से उसकी तरफ देखती रह जाती है। मुंह खुला हुआ, गाल पर हल्की शर्म की लाली। हाओ, ये क्या बोल गए? मतलब खड़ूस को उस दिन में अच्छी लग रही थी। ज़ोर से हंसने लगती है। नीलिमा भी साथ में हंसती है। समुद्र के किनारे सारा सेटअप लग चुका था। कशिश भी कंपनी की बनाई साड़ी पहनकर रेडी हो गई थी। सलीके से की मेकअप उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा था। खुले बालों में वो बादल में छिपी चांद की तरह लग रही थी। शूटिंग शुरू हुई। राहुल भी वहीं था और सूट देख रहा था। कशिश पता नहीं क्यों उसके सामने नर्वस हो रही थी। 2-4 रीटेक के बाद भी कुछ ढंग से नहीं हो पा रहा था। राहुल कशिश के पास आ रहा था। उसको आते देखकर कशिश रुआसी हो गई थी कि अब डांट पड़ जाएगी, लेकिन राहुल ने कशिश को डांटा नहीं। बहुत धीरे से कहा, मिस कशिश, आप बहुत अच्छी लग रही हैं और जानता हूँ
आप बहुत अच्छे से कर सकती हैं, मेरा यकीन मानिए और बिना डरे, बिना संकोच सूट पूरा कर दीजिए। कशिश को बहुत अच्छा लगा राहुल को उस पर विश्वास जताना। आँख भर आई मुस्कुराकर उसने सिर हिलाया। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूँगी। गुड, राहुल ने मुस्कुराकर कहा और वापस जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। शूटिंग फिर से शुरू हुई। डूबते हुए सूरज की लालिमा समुद्र के पानी में अलग ही छटा बिखेर रही थी। कशिश ने अपने बालों को झटका देकर पीछे किया और साड़ी का आंचल फैलाते हुए पानी की तरफ दौड़ रही थी। सारा सीन स्लो मोशन में शूट हो रहा था। झुककर अपने हाथों में पानी उड़ाती है, फिर साड़ी को थोड़ा ऊपर उठाते हुए अपने पाँव से छई छपछई करती है। आंचल लहराते हुए अपने दोनों हाथों को पूरा खोल कर गोल गोल घूम जाती है। तभी डायरेक्टर कट बोलता है, सुपर्ब कशिश जी, आपने कमाल कर दिया। बहुत ही खूबसूरती से ऐड शूट हुआ है। डायरेक्टर बोल रहा था, कान डायरेक्टर की बातों पर, लेकिन आंख राहुल पर थी, जैसे पूछ रही हो कि ठीक किया ना मैंने। राहुल बस मुस्कुरा रहा था। पानी में अटखेलियाँ करती कशिश को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। बार बार उसका दिल पूछ रहा था, कोई इतना अच्छा कैसे लग सकता है किसी को। शूट के बाद सब रिजॉर्ट लौट आए। सब अच्छे से हुआ। इस खुशी में एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो रहा था। राहुल और लोगों से बात करने में खुद को व्यस्त दिखा रहा था। कशिश की नज़र बार बार उस पर जा रही थी। आज दिल की धड़कन ज़्यादा ही परेशान कर रही थी उसे। पार्टी लॉन में हो रही सभी पेड़ों पर छोटी छोटी जगमग लाइट्स लगी हुई थी, जो वहाँ की सुंदरता बढ़ा रही थी। मौसम भी बहुत सुहाना था, पर कशिश के चेहरे पे उदासी छाई हुई थी। नीलिमा ने पूछा, क्या हुआ कशिश, इतनी उदास क्यों है? सब तो इतने अच्छे से हुआ। राहुल सर भी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं तुम्हारी। हाँ, सब अच्छे से हुआ, लेकिन इस दिल का क्या करूँ, बहुत परेशान कर रहा है। कैसे बताऊँ उसे? वो खड़ूस तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। उदास होते हुए कशिश ने कहा तो नीलिमा हंस पड़ी। अच्छा तो ये बात है, मैडम से कंट्रोल नहीं हो रहा। जा बोल देना, फिर जो भी है मन में। कैसे बोलूँ, हिम्मत नहीं मुझ में। सबके बीच में ही डांट देगा, कोई भरोसा नहीं उस खड़ूस का। कशिश राहुल की तरफ देखते हुए बोली, चल छोड़, एक एक ड्रिंक्स लेते हैं, तेरी उदासी दूर हो जाएगी। नीलिमा उसे खींचते हुए ले गई। एक पैक खत्म हो चुका था, फिर भी उदासी दूर नहीं हुई थी। बार बार नज़र राहुल पर जाती और उसे खुद से बेखबर पाकर कशिश की बेकरारी बढ़ती जाती। कशिश की हर हरकत पर राहुल की नज़र थी। चोरी से वो भी देख लेता था उसे। दूसरा पैक खत्म होते तक खुमारी छाने लगी थी कशिश पर उसने अपनी धड़कन संभाली नहीं जा रही थी। राहुल पर गुस्सा आने लगा था। यार नीलिमा, तू ही बोलना उसे, मुझे बस एक बार गले से ही लगा ले, मेरी धड़कन को कुछ तो शांति मिल जाएगी। कशिश नीलिमा से बोल रही थी। अबे मरवाएगी क्या? मैं नहीं बोलूँगी, तेरी प्रॉब्लम है, तू ही हैंडल कर, समझी? नीलिमा ने हाथ हिलाते हुए कहा। नशा उस पर भी छा रहा था। तीसरा पैक जैसे ही कशिश ने उठाया, नीलिमा ने हाथ पकड़ लिया। अब बस कर, इतना काफ़ी है, चल खाना खाते हैं और सो जाते हैं, सुबह निकलना भी तो है। नीलिमा के बोलने पर भी कशिश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरा गिलास भी खाली कर देती है एक सांस में। शायद उसकी बेतहासा धड़कन उसे शांत हो जाए, पर ये क्या, शांति मिलने की जगह गुस्सा भड़क उठता है। वो लड़खड़ाते कदमों से राहुल की तरफ बढ़ती है। नीलिमा उसका हाथ पकड़ कर खींचती है। पागल हो गई है क्या? नीलिमा का हाथ झटक कर वो आगे बढ़ जाती है, जाकर राहुल के गले पे हाथ रख देती है और अपनी तरफ खींचती है। समझते क्या हो तुम अपने आप को? लड़खड़ाती जुबान से पूछती है। राहुल समझ गया कि इसको बुरी तरह चिढ़ गई है ये। खुद को शांत रखते हुए उससे कहता है, कशिश तुमने बहुत पी ली है, जाओ जाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। नहीं, अभी बात करनी है। कशिश बच्चों की तरह मचल जाती है। सबकी नज़र उन दोनों पर जम गई थी। नीलिमा की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। उसने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगी कि सुबह मैडम होश में आएंगी तो उनकी हरकत दिखाएगी।
इधर कशिश ने राहुल का कॉलर पकड़ लिया और अपने नज़दीक खींचते हुए बोली, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा मेरे साथ? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मासूम रोनी सूरत बनाकर आगे बोलती है। हाँ, उस पहले दिन में तुम पर चिल्लाई थी, गलती मेरी थी। फिर भी माफ़ी मांगने की कितनी बात सोची, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे तो 12 ही बजे रहते हैं। उफ, सॉरी 12 नहीं बजा रहता। ज़ोर से हंसती है। पता है, मैंने तुम्हारा नाम खड़ूस रखा है। फिर से हंसती है। नशे की हालत में सीधी नहीं खड़ी हो पा रही, बार बार लड़खड़ा रही थी। वो तो राहुल पकड़ रखे थे, वरना गिर जाती। राहुल उसकी हरकत पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। बहुत प्यार करने लगी हूँ यार तुमसे, तुम मेरी तरफ देखते ही नहीं। इतनी बुरी हूँ क्या? कशिश का बड़बड़ाना चालू था। फिर वो अर्धमूर्छित होकर राहुल पर ही लद गई। राहुल ने नीलिमा को इशारा किया। दोनों सहारा देकर उसको कमरे तक लाए। कशिश की बड़बड़ाहट बेहोशी में भी चालू थी। कमरे में लाकर राहुल ने कशिश को सुलाने की कोशिश की तो उसके गले को पकड़कर लटक गई, जिससे राहुल भी उसके ऊपर गिर पड़ा। कशिश बेहोशी में बोल रही थी, एक बार तो गले से लगा लो ना। बहुत मुश्किल से राहुल ने अपना गला छुड़ाया और नीलिमा को उसका ध्यान रखने का बोलकर कमरे से बाहर चला गया। सुबह कशिश की आँख खुली तो सर बहुत भारी था। उफ, मेरा सर। नीलिमा, कुछ कर यार, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। सर को दोनों हाथों से पकड़कर कशिश नीलिमा को बुला रही थी। किसने कहा था रात को इतना पीने के लिए? नीलिमा ने पूछा। अरे यार, 2 पैक ही तो लिया था, कशिश याद करते हुए बोली। 2 नहीं मैडम, 3। और उसके बाद जो कांड किया वो याद है ना, कि वो भी भूल गई? क्या किया? कुछ नहीं याद, कशिश ने पूछा। नीलिमा अपना मोबाइल ले आई और रात की वीडियो दिखाने लगी। देखते ही कशिश उछल पड़ी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अब सर के सामने कैसे जाऊंगी? सर में से उसे रोना आ गया। चल उठ, रेडी हो और निकलना भी है। और अब जो कह दिया उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। रेडी होकर और कॉफ़ी पीकर कशिश का सिर दर्द थोड़ा ठीक हुआ। वो चुपचाप बस में जाकर बैठ गई। राहुल का सामना करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। नीलिमा भी रेडी होकर निकली तो राहुल सामने ही दिख गया। उससे पूछा, मिस कशिश ठीक हैं? जी, नीलिमा ने संक्षिप्त से उत्तर दिया। ठीक है, अगर आप लोग रेडी हो गए हों तो कार में आ जाएं। बस अब हम निकलेंगे ही। बस अब निकलेगी ही, राहुल ने कहा। सर, कशिश आपका सामना नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो बस में बैठ चुकी है। नीलिमा ने झिझकते हुए कहा। ओके ओके बोलकर राहुल वहाँ से चला गया। अगली सुबह भी कशिश को ऑफिस जाने से परेशानी हो रही थी। कैसे राहुल का सामना करेगी, सोच सोच कर ही परेशान थी। फिर भी ऑफिस तो जाना ही था। पूरे दिन ऑफिस में राहुल नज़र नहीं आया तो कशिश को राहत मिली। हालांकि नज़र बार बार उसे ढूंढ भी रही थी। अगले दिन भी राहुल ऑफिस में नहीं था। कशिश पूछना चाहती थी, पर किससे पूछे? उस रात की हरकत सब जान गए थे। सो सब उसकी तरफ दबी मुस्कान से देखते थे। तभी मैनेजर को बोलते सुना। वो प्यून से बोल रहे थे, सुनील, ये ज़रूरी फाइल है, राहुल सर के घर जाकर साइन करवा लाओ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद और 2-4 दिन और नहीं आ पाएँ। कशिश ने सुना तो वो बेचैन हो गई। मैनेजर सर से कहा, क्या मैं लेकर जाऊं फाइल? अभी मेरे पास कोई काम भी नहीं है। मैनेजर ने कहा, ठीक है, जाना चाहो तो चली जाओ। कशिश फाइल लेकर बताए हुए पते पे पहुंची। काफ़ी आलीशान बंगला था। कशिश ने डोरबेल बजाई तो एक अधेड़ उम्र के नौकर ने दरवाज़ा खोला। राहुल सर से कुछ फाइलों पर साइन चाहिए। कशिश ने कहा, आप रुकिए, मैं पूछता हूँ। उसने इंतज़ाम किया और कहा कि ऑफिस से कोई आया है फाइल पर साइन करवाने। राहुल ने कहा, ऊपर कमरे में ही भेज दो। मैडम, राहुल बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, आप उनके कमरे में चली जाएं। ऊपर जाकर सीढ़ियों से दाईं तरफ दूसरा कमरा उनका ही है। कशिश सीढ़ियाँ चढ़ते हुए घर की सुव्यवस्थित सजावट को देख रही थी। मन में विचार भी चल रहे थे कि इतना खूबसूरत घर है, पर इसमें जीवन का आभास ही नहीं।
कितनी नीरावत छाई हुई है। कशिश ने राहुल के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आ जाओ। राहुल की आवाज़ आने पे वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। उसे देखकर राहुल चौंक गया। उठने की कोशिश की तो सिर घूम गया। प्लीज़ आप लेटे नहीं, कशिश ने कहा। आपने आने का कष्ट क्यों किया? सुनील आने वाला था ना? राहुल आश्चर्य से पूछ रहा था। कशिश ने सिर झुकाए हुए ही कहा, मैं अपनी उस दिन की हरकत पर शर्मिंदा हूँ। आपसे माफ़ी भी मांगनी थी और सबके सामने नहीं हिम्मत थी, इसीलिए यहाँ आ गई। राहुल को उसके भोलेपन पे प्यार आ गया। अपनी भावनाओं को छुपाते हुए उसने बस इतना ही कहा, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ कर दिया। आइंदा इतना नहीं पियोगी, बस ये वादा चाहिए। कशिश ने शर्मा कर बस हाँ में गर्दन हिला दी। कशिश ने फाइल निकाली जिसमें साइन चाहिए थी। राहुल उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन उठ नहीं पाया खुद से। कशिश ने उसे सहारा देकर उठाया और पीछे तकिया लगाकर बिठा दिया। सर, आपको इतना तेज़ बुखार है, आपने दवाई ली है? कशिश ने चिंतित होते हुए पूछा। मिस कशिश, ये मेरे बचपन की प्रॉब्लम है। जब भी अपने मन को रोकता हूँ किसी बात के लिए तो ऐसे ही बुखार हो जाता है। 4-5 दिन में ठीक भी हो जाता है। बस मैं दवाई नहीं लेता, मेरे शरीर का पूरा विकार निकल जाता है। राहुल हल्का मुस्कुराते हुए बोलता है। साइन कराते हुए कशिश ने फिर से पूछा, आप अकेले रहते हैं इतने बड़े घर में? राहुल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और चुपचाप साइन करता रहा। अधेड़ उम्र का नौकर, जिसे हम काका कहेंगे क्योंकि राहुल भी उन्हें काका ही बुलाता है। तभी काका कशिश के लिए चाय और राहुल के लिए सूप लेकर आते हैं। राहुल को इतना तेज़ बुखार है कि वो खुद असमर्थ है सूप बाउल पकड़कर खुद पीने में, इसीलिए काका उसे पिलाने की कोशिश करते हैं। राहुल आनाकानी करता है कि मुंह का टेस्ट बिल्कुल बिगड़ गया है, वो सूप नहीं पिएगा। कशिश ने आंखों से इशारा किया काका को कि आप जाइए, मैं पिला देती हूँ। काका चले जाते हैं और कशिश सूप बाउल लेकर राहुल के पास बेड पे ही किनारे बैठ जाती है। सूप का चम्मच राहुल की तरफ ले जाती है तो राहुल भी किसी बच्चे की तरह मुंह खोल देता है। कशिश मुस्कुराते हुए सूप पिलाती है पर राहुल की आंख भर आती है। अर्धमूर्छित अवस्था हो जाती है उसकी। वो कशिश की गोद में लुढ़क जाता है। कशिश घबराकर उठाना चाहती है लेकिन राहुल किसी बच्चे की तरह उसके कमर में दोनों साइड से हाथ डाले कसकर पकड़ लेता है और रोते रोते पूरा ही बेहोश हो जाता है। कशिश को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। कुछ देर तो वो वैसे ही बैठी रही, फिर धीरे से राहुल को हटाकर साइड किया और फाइल लेकर नीचे आ गई। उसने काका को आवाज़ दी, काका, आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछ सकती हूँ? हाँ बिटिया, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? काका ने कहा। इतना बड़ा घर है फिर भी इतनी वीरानी क्यों है यहाँ? राहुल अकेले रहते हैं यहाँ, इतने बीमार हैं और कोई अपना आसपास भी नहीं, ऐसा क्यों? अब क्या क्या बताएं बिटिया, इस घर में तो जैसे खुशी हमेशा के लिए उठ गई है, खासकर राहुल बाबा के लिए। काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा। काका प्लीज़ ज़रा खुलकर बताइए। कशिश सब जानने के लिए बेकरार हो रही थी। राहुल बाबा 9 साल के थे जब बड़ी मेम साहब का देहांत हो गया। नन्हा मन बहुत परेशान हो गया था। हर समय गुमसुम, न खाने की सुध न खेलने जाता था। 5-6 महीने ऐसे ही चला, तब बड़े साहब ने दूसरी शादी कर ली, ये सोचकर कि राहुल को माँ मिल जाएगी और शायद खुशियाँ भी घर में लौट आएंगी। काका कुछ देर रुके, फिर लंबी सांस ली। कशिश टकटकी लगाए पूरी बात सुन रही थी। काका ने आगे बात जारी रखी। साहब ने जब राहुल बाबा को बोला कि उसके लिए मम्मी लाएंगे, तब उस मासूम के चेहरे पे खुशी छा गई। नई माँ के घर में कदम रखते ही राहुल बाबा दौड़कर माँ कहते हुए उससे लिपट गए, लेकिन उनकी सौतेली माँ रीता मेम साहब को शायद उसकी माँ बनना नहीं था। बड़ी बेदर्दी से हाथ पकड़कर हटा दिया खुद से। पर उस मासूम को इससे क्या फ़र्क पड़ता? वो तो बस दिन रात माँ के आसपास ही मंडराता रहता। कितनी बार धिक्कारी खाता, पर माँ का प्रेम एक बार खो चुका बाल मन दोबारा माँ से अलग नहीं होना चाहता था। रीता मेम साहब बड़े साहब से शिकायत लगाती
कि राहुल बहुत तंग करता है। मुझसे ये सब नहीं होगा। साहब भी दुखी रहते, समझने की कोशिश करते कि समझाने की कोशिश करते कि देखो बच्चा है, बस थोड़ा सा प्यार और देखभाल ही तो चाहिए। लेकिन रीता मैम साहब को कुछ नहीं सुनना था। फिर साहब ने राहुल बाबा को ज़बरदस्ती बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। बाबा बहुत रोए थे कि माँ से दूर नहीं जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसके बाद बाबा छुट्टियों में ही तो आते, लेकिन किसी से बात नहीं करते थे। बस गुमसुम कमरे में पड़े रहते और छुट्टियां खत्म होते ही चले जाते। रीता मेम साहब अपनी सहेलियों में व्यस्त रहती थी। बड़े साहब अब बीमार रहते हैं और एक दुर्घटना में अपने खड़े होने की शक्ति गंवा चुके हैं, तो अपने कमरे में पड़े रहते हैं। हम भी उनको शाम को पहिए वाली कुर्सी में बिठाकर थोड़ा बाहर घुमा देते हैं। इतना बोलकर काका जरा रुके। रीता मेम साहब को दोनों में से किसी से कोई लेना देना नहीं। बड़े साहब और बाबा में भी बात नहीं होती। बोर्डिंग में डालने का गुस्सा बाबा का भी कम नहीं हुआ। तभी तो बिटिया यहाँ इतनी वीरानी छाई रहती है। सब बस जी रहे हैं, कहकर काका ने अपनी आँखों के कोरों को पोंछ लिया। कशिश के भी आँख से आंसू बह रहे थे। उसने भी धीरे से आँख पोंछी और वहाँ से निकल गई। कशिश राहुल के घर से सीधा ऑफिस गई, फाइल मैनेजर को दिया और छुट्टी लेकर वहाँ से निकल पड़ी। अपने साथ एक डॉक्टर को लेकर वापस राहुल के घर गई। वो अब भी बेहोशी के आलम में सो रहा था। बुखार से पूरा चेहरा लाल हो रहा था उसका। डॉक्टर ने देखा और एक इंजेक्शन दिया। कुछ दवाइयाँ लिखकर कशिश को दी और समझाया कैसे देना है। बुखार बहुत ज़्यादा है और उसे जल्दी नीचे करने के लिए माथे पे गीली पट्टी भी रखने को कहा। कशिश ने डॉक्टर साहब को धन्यवाद कहा और काका से कहा कि वो डॉक्टर साहब को नीचे तक छोड़ आए, साथ ही बाजार जाकर दवाइयाँ ले आएँ। तब तक वो वहाँ रहेगी, राहुल के पास। काका और डॉक्टर साहब के जाने के बाद कशिश राहुल के माथे पे गीली पट्टियाँ रखती रही। कुछ समय बाद शायद इंजेक्शन का असर था, ये गीली पट्टियों का। बुखार कम हो चला। कशिश ने राहुल के माथे पे हाथ रखकर देखने की कोशिश की बुखार कितना कम हुआ है। उसके हाथ की छुअन शायद बहुत शीतल थी। नींद में भी राहुल मुस्कुरा उठा और करवट लेकर कशिश का हाथ थामे सो गया। उसके पलटने पर कशिश थोड़ा खिंच गई और उस पर झुक गई, इतनी करीबी से। राहुल को देखना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। राहुल बिल्कुल बच्चों जैसी मासूमियत थी राहुल के चेहरे पर। कोई नहीं सोच सकता था कि ऑफिस में यही आदमी इतना खड़ूस दिखता है। सोचकर कशिश को हंसी आ गई। उसने धीरे से राहुल के गाल को चूम लिया। करीब 1.5 घंटे बाद राहुल की नींद खुली। उसने देखा उसके हाथ में किसी का हाथ है। चौंक के देखा तो कशिश उसके हाथ पर सिर रख कर सो गई थी। राहुल ने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरा, फिर उससे उसे उठाते हुए कहा, मिस कशिश उठ जाइए, आप तो चली गई थी, फिर यहाँ कैसे? कशिश हड़बड़ा कर उठ बैठी। वो सर, आपको इतना तेज़ बुखार था, आप लगभग बेहोश थे, तो मैं डॉक्टर को ले आई थी। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, तभी मैं कहूँ मुझे अच्छा क्यों लग रहा है। वैसे तो मैं दवाई नहीं खाता, पर आपका धन्यवाद। तभी काका कशिश के लिए चाय नाश्ता लेकर आए। अरे बाबा, आप जग गए, कैसा लग रहा है अब? कशिश बिटिया बहुत परेशान हो गई थी। पूरा टाइम यहीं बैठी आपके माथे पे गीली पट्टियाँ रखती रही। राहुल ने प्यार से कशिश की तरफ देखा, फिर नज़र घुमा ली ताकि उसकी आँख में आया पानी कहीं कशिश देख न ले। काका, राहुल बाबा, हम अभी आपके लिए खाने को कुछ लेकर आते हैं, बोलकर काका चले गए। कमरे में बहुत शांति थी। क्या बात करें, दोनों को समझ नहीं आ रहा था। फिर कशिश ने ही बात शुरू की, सर, आप दवाई ज़रूर लीजिए, कैसे लेना है मैं बता देती हूँ। सारी दवाई समझाने के बाद कशिश ने कहा, अब मैं चलती हूँ, कल फिर आऊँगी। राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। कशिश चली गई। घर पहुंचने हुए 8 बज गए थे। आशा जी और रंजन जी बहुत परेशान थे कि इतनी देर कैसे हो गई। कशिश को अभी हाथ में फ़ोन उठाया ही था कि कशिश आ गई। आशा जी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई बेटा, कहाँ रह गई थी?
कशिश आशा जी के गले लग गई और रोने लगी। क्या हुआ कशिश, इतनी परेशान क्यों हैं? रंजन जी भी परेशान हो गई। मम्मी पापा, राहुल सर की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसीलिए मैं वहाँ रुक गई थी। वहाँ उनके यहाँ काम करने वाले काका से राहुल सर के बचपन की बात सुनी। बहुत दुख हुआ मुझे, कितना अकेलापन को झेला है उन्होंने बचपन से। कशिश बोलती जा रही थी और आशा जी और रंजन जी सब सुन रहे थे। मम्मी अपने और पापा ने हमेशा मेरा कितना ख्याल रखा। अकेलापन क्या होता है कभी जाना ही नहीं मैंने। बेटा तू हमारी जान है, हम तुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। हाँ, पर कईयों की किस्मत में ये सुख नहीं लिखा होता। हम क्या कर सकते हैं, तो इतना सोचकर परेशान ना हो मेरी गुड़िया। रंजन जी ने कशिश के सिर पे हाथ रखते हुए कहा। मम्मी पापा, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है, कशिश ने झिझकते हुए कहा। हाँ बेटा बोलो, दोनों ने एक साथ कहा। मैं राहुल सर से प्यार करने लगी हूँ, उनको अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। सिर झुकाए हुए कशिश एक सांस में बोल गई। देखो कशिश, तुम अभी भावुक हो रही हो राहुल की परिस्थिति को देखकर, इसीलिए ऐसा बोल रही हो। रंजन जी ने समझाते हुए कहा। नहीं पापा, मैं उनको पहले से ही पसंद करने लगी थी, कभी बोल नहीं पाई, लेकिन अब मैं और उनको इस अकेलेपन से जूझते हुए नहीं देखना चाहती। प्लीज़ आप दोनों मेरी खुशी के लिए मान जाइए। मैं सच में बहुत चाहने लगी हूँ राहुल को, बोलकर कशिश रो पड़ी। आशा जी और रंजन जी ने एक दूसरे की ओर देखा और परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। अगले दिन कशिश फिर से राहुल के घर गई। काका ने दरवाज़ा खोला। कशिश पूछ बैठी। नमस्ते काका, राहुल सर की तबीयत अब कैसी है? अच्छा हुआ कशिश बिटिया जो आप आ गई, तबीयत तो ठीक है लेकिन कुछ खा नहीं रही। अब आप ही कुछ खिला दो, हमको तो डांट कर भगा दिया, काका ने दुखी चेहरा बनाते हुए कहा। कशिश मुस्कुरा दी। ठीक है काका, आप कुछ बना के ले आइए, हम खिला देंगे। काका को सोते हुए रसोई की तरफ चले गए और कशिश सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। राहुल के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो बेड के सिरहाने पर टिका हुआ कोई किताब पढ़ रहा था। कशिश ने दरवाजे पे नॉक किया। अरे मिस कशिश, प्लीज़ आइए, राहुल ने सीधे बैठते हुए कहा। गुड मॉर्निंग सर, अब कैसी तबीयत है आपकी? कल से तो बहुत बेहतर है, राहुल ने बैठने का इशारा करते हुए कहा। तभी काका कमरे में आए, हाथ में ट्रे थी। देखते ही राहुल बोला। काका फिर से आप आ गए? कहा ना मैंने, मुझे नहीं खाना है, प्लीज़ ले जाइए। सर, मैंने काका को बोला था लाने को, सुबह घर से बिना खाए निकल आई थी, बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है, अगर आप नहीं खाएंगे तो ठीक है, फिर मैं भी नहीं खा पाऊँगी। काका आप ले जाइए, कशिश ने रोनी सूरत बनाकर कहा। काका वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि राहुल बोल उठा। रहने दीजिए काका, अचानक मुझे भी भूख लग गई है। तीनों की नज़र मिली और तीनों ही ज़ोर से हंस पड़े। काका ट्रे वहाँ रख कर चले गए। खाते खाते कशिश ने पूछा। सर, आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ मिस कशिश, कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? सर, कल काका से बात करने पर मुझे आपके बचपन का पता चला। कशिश थोड़ा रुक गई, राहुल की तरफ देखा तो वो नज़रें झुकाकर बैठा था, शायद उसकी आंखों में पानी आ गया था। मिस कशिश, हम कुछ और बात करते हैं, राहुल ने कहा। कशिश उठकर राहुल के पास चली गई। बेड पर ही बैठते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। सर, अतीत से भागना समझदारी नहीं है, जीवन कठिन लगने लगता है। आपके पापा ने आपको दुखी देखकर दूसरी शादी की, जिससे आपको माँ का प्यार मिल सके, पर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। आपकी अवहेलना और तिरस्कार होता देखकर ही उन्होंने आपको हॉस्टल भेजा होगा ताकि आपका बचपन कुंठित ना हो, लेकिन वहाँ भी उनको क्या मिला? आपकी नाराज़गी। सर प्लीज़ उनको माफ़ कर दीजिए, वो आपके पिता हैं और आपका भला ही चाहा उन्होंने। कशिश बोलती जा रही थी और राहुल सर झुकाए सुन रहा था। यहाँ आप अकेलेपन से परेशान हैं और वहाँ वो एक घर में रहते हुए भी आप दोनों मिलते नहीं। सर, आप चाहें तो इस घर में खुशी फिर से आ सकती है। आप अपने पापा से बात करिए, उनको भी सुकून मिलेगा और आपको भी। सर झुकाए हुए राहुल ने कहा। मिस कशिश, अब आप जाइए, मैं ठीक हूँ और कल से शायद ऑफिस भी आ जाऊँ, तो आप ये मत आए,
तो आप यहाँ मत आइएगा। राहुल की आंख से आंसू गिर रहे थे। कशिश उठ गई। जाते जाते एक बार फिर बोला, सर प्लीज़ मेरी बात पे गौर कीजिएगा, और चली गई। पूरा दिन राहुल के कानों में कशिश की आवाज़ गूंजती रही। बहुत परेशान रहा और सोचते सोचते ही रात में कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह सोकर उठा तो उसका मन शांत था। उसने काका को आवाज़ दी, काका। हाँ राहुल बाबा, क्या हुआ? काका ने आकर पूछा। काका, आज नाश्ता नीचे डाइनिंग टेबल पर ही लगाइए, कमरे में मत लाना। और हाँ, पापा का भी नाश्ता वहीं लगाइए, हम साथ में खाएंगे। काका को तो विश्वास ही नहीं हुआ अपने कानों पर। बहुत खुश हो गए। हाँ हाँ बाबा, अभी लगाते हैं। वो चहकते हुए चले गए। राहुल तैयार होकर नीचे आया और अपने पापा के कमरे में गया। मिस्टर कपूर व्हील चेयर पर खिड़की के पास उदास बैठे बाहर देख रहे थे। पापा, राहुल ने आवाज़ दी। मिस्टर कपूर चौंक गए राहुल की आवाज़ पर। कितने सालों बाद उन्होंने ये संबोधन राहुल के मुंह से सुना था। आँख से गंगा जमुना बह निकली। राहुल तेज़ी से बढ़कर पापा के गले लग गया, उनकी आंसू पोंछे और वहीं नीचे बैठ गया। उनका हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैंने आपको बहुत दिल दुखाया है ना खुद सुकून से रहा और ना आपको खुश रहने दिया, अकेला कर दिया आपको। कपूर साहब को तो जैसे पूरी कायनात मिल गई थी। इतने भाव विह्वल हो गए कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, बस आंख झर झर बह रही थी। बहुत प्यार से राहुल के सिर पर हाथ फेरा, जैसे इतने सालों का प्यार और आशीर्वाद सब एक साथ लुटा देंगे। राहुल उठा और अपने पापा को लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ चल दिया। दोनों के चेहरे पे सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे बारिश के बाद सब कुछ धुला धुला सा लगता है। अभी टेबल पर बैठी ही थे कि रीता, राहुल की सौतेली माँ, वहाँ आ गई। दोनों को एक साथ देखकर बोली, अरे वाह, आज सूरज कहाँ से निकला है? आप दोनों एक साथ? चलिए, जो हुआ अच्छा हुआ। अब आप दोनों को एक दूसरे का साथ तो रहेगा। माँ, आप भी हमारे साथ नाश्ता करिए, राहुल ने रीता से कहा। आज नहीं, फिर कभी। अभी तो मैं बस निकल ही रही हूँ। दोस्तों के साथ पिकनिक का प्रोग्राम है, आप लोग एंजॉय करो। और वैसे भी इतने सालों बाद एक साथ बैठे हो, रीता ने कहा और अपना पर्स उठा और निकल गई। नाश्ता परोसते समय सबसे ज़्यादा खुश काका थे। उम्र गुजार दी थी इस घर में, आज घर घर लग रहा था। चहकते हुए बोले, भला हो कशिश बिटिया का, एकदम लक्ष्मी है। पाँव पड़ते ही देखो कैसी खुशी छा गई। कपूर साहब ने आश्चर्य से पूछा, कौन कशिश? अरे, राहुल बाबा के ऑफिस में काम करती हैं। बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी तो आई थी यहाँ। हम तो कहते हैं साहब, उनको हमेशा के लिए इस घर में ले आओ। और काका खुश होकर खुद ही ताली बजाने लगे। कपूर साहब ने राहुल की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था। क्यों बेटा, ले आए उसको हमेशा के लिए घर पे? अब कपूर साहब चुटकी ले रहे थे। राहुल कहता है, क्या पापा आप भी काका की बातों में आ गए? ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल शर्माते हुए बोला, अगर कुछ है भी तो हमें दिक्कत नहीं। बहुत दिनों बाद ये खुशी मिल रही है और इसकी वजह कशिश है। तो बेटा, उसको हमेशा के लिए ही ले आओ। अगर चाहो तो मैं बात करूं उससे। कपूर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, शाम को मिलता हूँ। राहुल निकला तो ऑफिस के लिए, फिर जाने कैसे उसकी गाड़ी मुड़ गई कशिश के घर की तरफ। राहुल को आया देखकर आशा जी और रंजन जी दोनों चौंक गए। अरे राहुल जी, आप? कशिश तो ऑफिस के लिए निकल गई है जी, मैं आप दोनों से ही मिलने आया हूँ। राहुल ने उन दोनों को नमस्ते करते हुए कहा। हाँ हाँ, प्लीज़ अंदर आइए। रंजन जी ने उन्हें अंदर आने का आग्रह किया। देखिए, मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं कहूँगा, आप दोनों की आज्ञा हो तो मुझे कशिश से शादी करनी है। मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन पहले आप दोनों को ये रिश्ता मंजूर हो तो फिर मैं कशिश से बात करूँगा। राहुल ने हाथ जोड़ते हुए कहा। आशा जी और रंजन जी एक दूसरे की तरफ देख और हंस पड़े। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में कशिश से प्यार कर बैठा हूँ। राहुल उन दोनों को आश्चर्य से देख रहा था। बेटा,
कशिश भी तुम्हें बहुत चाहती है। परसों रात ही उसने हमसे कहा और आज तुम भी कह रहे हो। हमें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारे जैसा समझदार इंसान हमारी कशिश की ज़िंदगी में आई। कशिश के बोलने के बाद हम तो परेशान थे कि कैसे तुम्हारे घर रिश्ते की बात करने जाएं। आशा जी ने कहा। राहुल मुस्कुरा उठा। मतलब अब कशिश से पूछने की ज़रूरत नहीं। आप दोनों प्लीज़ कशिश को अभी कुछ नहीं बताइएगा। अगले हफ्ते हम एक बड़ी लॉन्च पार्टी रख रहे हैं साड़ी की, जिसका नाम भी मैंने कशिश साड़ी ही रखी है। आप दोनों अगर सहमत हो तो क्या उस दिन मैं कशिश से पूछूं और इंगेजमेंट भी कर लूं? रंजन जी ने कहा। इससे बड़ी खुशी क्या होगी। जैसा तुमने सोचा है वैसा ही करेंगे। राहुल उससे विदा लेकर ऑफिस चला गया। वो हफ्ता बहुत बिजी गया। सब प्रोडक्ट लॉन्च के लिए तैयारी में जुटे थे। कभी कभार कशिश और राहुल की नज़र टकरा जाती तो दोनों ही घबरा कर नज़र फेर लेते। आज वो दिन आ गया। शहर के सबसे बड़े हॉल को बुक किया गया था। मीडिया के सब लोगों को और शहर के बड़े बड़े लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। राहुल ने कशिश को अपने कैबिन में बुलाया और एक बॉक्स देते हुए कहा, आज रात लॉन्च पार्टी में आप यही साड़ी पहनेंगी। आप इस ब्रांड की मॉडल भी हैं और सबकी नज़र भी आप पर ही रहेगी। और हाँ, आपको मम्मी पापा को स्पेशल इन्विटेशन है। जी। कशिश ने साड़ी का बॉक्स ले लिया। रात 8 बजे जब कशिश अपने रूम से तैयार होकर निकली तो आशा जी और रंजन जी उसे देखती ही रह गई। वाइट साड़ी जिस पे बड़े बड़े गुलाबी फूल थे कशिश की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। आशा जी ने उसकी बलैयाँ ली और फिर तीनों निकल पड़े। हॉल में जैसे ही पहुंची स्टाफ लाइट कशिश पर ही गई थी। सारी मीडिया कर्मी उसकी तस्वीर लेने की होड़ में लग गए थे। मिस कशिश, आप यहाँ स्टेज पर आइए, राहुल ने माइक में कहा। कशिश की मम्मी पापा को स्टेज के ठीक सामने बिठाया गया। उसी टेबल पर कपूर साहब भी बैठे थे। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। कशिश के स्टेज पर पहुंचते ही तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया गया। राहुल ने बोलना शुरू किया, मिस कशिश, इनको तो आप बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स और टीवी पर तो देख ही चुके हैं। साड़ी के मार्केट में उतरने की मेरी प्रेरणा भी यही है। कशिश ने आश्चर्य से राहुल की तरफ देखा। वो बोलता ही जा रहा था, जिस दिन मैंने इनको येलो साड़ी में पहली बार देखा था तभी से साड़ी के क्षेत्र में भी हाथ आजमाने की तमन्ना जगी। आज मेरी ये चाहत सिर्फ इनकी वजह से पूरी हुई। मॉडल तो ये हैं ही, इस ब्रांड को भी मैं इनको ही समर्पित करता हूँ। कशिश सिर झुकाए सुन रही थी। दिल में अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। मिस कशिश, राहुल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आज से सिर्फ मेरी ब्रांड ही नहीं, मैं भी इनका हुआ। नीलिमा को इशारा किया तो एक खूबसूरत से सजे ट्रे में अंगूठी रखकर स्टेज पे ले आई। कशिश हक्की बक्की देख रही थी। ये अचानक क्या हुआ उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अंगूठी लेकर राहुल घुटनों पे बैठ गया और कशिश की तरफ देखते हुए बोला, क्या आप मेरे उदास जीवन में बहार बन के आओगी? कशिश ने अपने मम्मी पापा की तरफ देखा। वो दोनों बहुत खुश थे और स्वीकृति में सिर हिला रहे थे। फिर कशिश ने भी हाँ कह दी और अपना हाथ राहुल की तरफ बढ़ा दिया। उसकी उंगलियों में अंगूठी पहनाते हुए राहुल की आंख हल्की नम हो गई थी। आशा जी भी स्टेज पे आ गई और एक अंगूठी कशिश को देते हुए बोली, बेटा तुम भी राहुल को अंगूठी पहनाओ। कशिश ने उनकी तरफ देखा जैसे कह रही हो कि अच्छा आप लोग भी इस खूबसूरत साजिश में शामिल हैं, और मुस्कुराते हुए अंगूठी राहुल को पहना दी। राहुल ने कहा, उस दिन तो बहुत बोल रही थी, आज गले नहीं लगोगी? कशिश शर्माते हुए राहुल के गले लग गई। पूरा हॉल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सब इस जोड़ी को आशीर्वाद दे रहे थे और ये दोनों एक मीठे एहसास से सराबोर हो रहे थे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग।